नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th की फ़िज़िक्स यानी ये विज्ञान की एक शाखा है। मैं इसकी डेफिनेशन आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि आपने क्लास 9th में भी फ़िज़िक्स पढ़ी है, 10th में भी फ़िज़िक्स पढ़ी है और 11th में भी फ़िज़िक्स पढ़ी है और अब आप 12th में भी फ़िज़िक्स को पढ़ रहे हैं। तो देखिए, फ़िज़िक्स एक विज्ञान की शाखा है, इतना आप बेहतरीन तरीके से जानते हैं। और जहाँ तक मेरा मानना है, अगर विज्ञान की बात की जाए तो विज्ञान से जुड़ी हुई चाहे कोई शाखा हो, चाहे वो फिज़िक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो या अन्य कोई भी शाखा हो, याद रखिएगा बच्चा, विज्ञान एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें एक एक तथ्य को बेहतरीन तरीके से समझा जा सकता है। और जब एक एक तथ्य को बेहतरीन तरीके से समझा जा सकता है, फिर हमें याद करने की आवश्यकता नहीं होती है, हमें रटने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन उसके बावजूद भी हम सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि चीज़ों को रटते हैं। चीज़ों को रटने का केवल दो ही रीज़न हो सकता है। एक रीज़न ये हो सकता है कि या तो आप जिस टीचर से पढ़ रहे हो, जिस अध्यापक से पढ़ रहे हो, वो आपको समझा नहीं पा रहा है। दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि आप समझना नहीं चाह रहे हैं। दोनों ही कारण हो सकते हैं। और प्यारे बच्चों, दूसरी बात यह है, हम लोग सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि जुलाई से पढ़ाई स्टार्ट कर देते हैं और पेपर के लास्ट टाइम तक पढ़ाई करते हैं। लेकिन गलती ये करते हैं कि हम अपने नोट्स बनाते हैं, कोचिंग भी पढ़ते हैं, सारा कुछ करते हैं, लेकिन जब हम पेपर की तैयारी करते हैं लास्ट टाइम में, तो हम मॉडल को ख़रीद के तैयारी करते हैं। हम पेपर में वही लिख के आते हैं जो हम मॉडल से पढ़ते हैं। आप बताइए, यदि मॉडल से पढ़ के ही आपको परीक्षाएँ देनी है तो फिर ये नोट्स, ये डेली क्लास अटेंड, डेली कोचिंग का क्या मतलब रह जाता है। इसलिए प्यारे बच्चों, मैं सबसे पहले यही कहना चाहूँगा कि एक बेहतरीन तरीके से नोट्स बनाइए और नोट्स बनाने के बाद उसी नोट्स पे आधारित क्वेश्चनों को सॉल्व करिए, उसी को बार बार रिवाइज करिए और एक एक पॉइंट को समझते जाइए। तो आज वक्त को बर्बाद न करते हुए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज हम सीखेंगे क्लास 12th फ़िज़िक्स। तो फिज़िक्स में आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो है आपका वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र। वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र। तो वैद्युत आवेश की अगर बात की जाए तो हमें पहले पता होना चाहिए ये आवेश क्या होता है। उसके बाद हमें पता होना चाहिए वैद्युत क्षेत्र, आवेश का एरिया जो होता है, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। इन सारी चीज़ों को समझते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, अगर आवेश की बात की जाए तो आवेश को हम क्यू से डिनो करते हैं। और एक कूलाम नाम के वैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने आवेश के बारे में विस्तार से बताया, इसलिए आवेश का मात्रक कूलाम हो जाता है। इन चीज़ों को हम बेहतरीन तरीके से जानेंगे। आइए हम सबसे पहले जानते हैं कि ये वैद्युत आवेश होता क्या है। वैद्युत आवेश यानी इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज। तो बच्चा लोग बड़ी आसानी से चीज़ों को समझेंगे। देखिए, आवेश होता क्या है, ये वैद्युत क्षेत्र होता क्या है। आप ऐसे समझ लीजिए, जैसे आपने सपोज करिए एक आवेश मैंने यहाँ पे ले लिया प्लस क्यू। मान लीजिए मैंने ये आवेश ले लिया एक प्लस क्यू। तो आवेश की एक विशेषता है, आप कक्षा 9th में भी पढ़े होंगे, 11th में भी पढ़े होंगे कि जो प्लस प्लस आवेश होते हैं, जो सजाती यानी एक रूप के आवेश होते हैं, समान आवेश होते हैं, वो क्या करते हैं, एक दूसरे को दूर करते हैं। जैसे यदि यहाँ पे प्लस क्यू है और यहाँ भी प्लस क्यू है, तो ये क्या कर रहे होंगे, एक दूसरे को अपनी साइड अट्रैक्ट यानी एक दूसरे को अपनी साइड खींच नहीं रहे होंगे, ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे। ये वाला आवेश जो है इसे अलग कर रहा होगा और ये अलग इसे कर रहा होगा, यानी ये दोनों बल तो लगा रहे हैं एक दूसरे पे, लेकिन कैसा बल लगा रहे हैं, एक दूसरे को अलग कर रहे हैं। लेकिन यहीं पे यदि ये आवेश आपका माइनस होता तो ऐसी कंडीशन में प्लस और माइनस दोनों क्या करते, एक दूसरे को जोड़ देते, एक दूसरे को अपनी साइड अट्रैक्ट करते। तो मेन पॉइंट ये है, बस यही हमें समझना है कि वैद्युत क्षेत्र होता क्या है। अब ध्यान से देखिए, सपोज करिए मैंने एक माइनस आवेश ले लिया और उसे कर दिया यहाँ पे स्थित। एक माइनस आवेश लेते हैं और उसे यहाँ पे स्थित कर देते हैं, ओके। अच्छा, हम एक प्लस आवेश लेते हैं या फिर एक दूसरा माइनस आवेश लेते हैं, उसे यहाँ पे स्थित कर देते हैं। अब होता ये है
कि ये वाला जो प्लस आवेश, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये वाला प्लस इस पे बल लगाएगा और इसे अपनी साइड खींचेगा। तो अब बात ये है कि यहाँ पे ये आवेश रखा हुआ है, तो मैंने ये एक इलेक्ट्रिक एरिया चुना, ठीक है। इसे इलेक्ट्रिक एरिया क्यों चुना? क्योंकि सबसे मेन पॉइंट ये है कि ये वाला आवेश जो है इस वाले आवेश को अपनी साइड खींच रहा है, लेकिन इस वाले आवेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। इसका मुख्य रीज़न ये है, इसका मेन कारण ये है कि ये वाला आवेश इस वाले आवेश के उस रेंज की दूरी पर रखा हुआ है जहाँ तक ये आवेश अपना बल लगा सकता है। क्या है? जहाँ तक ये आवेश अपना बल लगा सकता है। और ये आवेश जो है आपका वो इतनी दूरी पर रखा हुआ है कि इस आवेश का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो सीधी सी बात है कि जब आवेश, जहाँ तक इस आवेश का प्रभाव दूसरे आवेश पर पड़ता है, जहाँ तक इसके प्रभाव का अनुभव दूसरा आवेश करता है, तहाँ तक के पूरे एरिया को क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र कहते हैं। क्लियर बात हुई? इलेक्ट्रिक चार्ज, विद्युत आवेश, यहाँ पे यह परिभाषा आपने जानी, चार्ज फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र की परिभाषा आपने जानी। अब मेन पॉइंट ये आता है, यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं विद्युत आवेश क्या होता है। तो देखिए एक बार फिर रिवाइज कर लीजिए। विद्युत क्षेत्र का अर्थ है, अगर ये वाला माइनस यहाँ पे रखा होता, सपोज करिए प्लस रखा होता, तब भी ये वाला प्लस जो है इस पे बल लगा रहा होगा और इसे अपनी साइड खींच रहा था, इसे क्या कर रहा होगा? अपनी साइड से दूर कर रहा होगा। इसे क्या कर रहा हो? दूर कर रहा होगा। अर्थात दोनों ही कंडीशन में आप देख पा रहे हैं कि इसके द्वारा ये बल का अनुभव करता है और ये भी बल का अनुभव करता है। क्यों करता है? क्योंकि ये उस एरिया में रखा हुआ है जो एरिया जिस एरिया तक इसका प्रभाव ये सक्रिय है। सीधी बात ये है। क्लियर बात है? चलिए देखते हैं विद्युत आवेश को क्या होता है। अगर ये बात आपकी समझ में आई है तो आप विद्युत आवेश को क्लियर समझ पाएंगे। देखिए गौर से देखिए, विद्युत आवेश का पदार्थ का वह गुण होता है जिसकी उपस्थिति में वह पदार्थ किसी अन्य वस्तु पर बल का अनुभव करता है। अब आप देखिए, मैं यहाँ पे राइट डाउन कर देता हूँ। यहाँ तक की बात क्लियर हुई। आप परिभाषा देखिए, परिभाषा लिखी हुई है यहाँ पर, विद्युत आवेश पदार्थ का वह गुण है जिसकी उपस्थिति में वह पदार्थ किसी अन्य वस्तु पर बल का अनुभव करता है। जैसा कि आपने अभी देखा था, मैंने आपको समझाया था क्लियर तरीके से। आप इस परिभाषा का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखिए अगर एग्जाम्पल की बात की जाए तो एग्जाम्पल आप ये जानिए, यदि किसी आवेशित छड़ को, देखिए सपोज करिए मैंने एक पेन लिया और उस पेन को जब हम अपने बालों से रगड़ते हैं, घर्षण करते हैं, तो होता यह है कि फिर हम इस पेन को अगर किसी हल्की वस्तु यानी कागज़ के टुकड़े के पास ले जाते हैं तो ये जो मार्कर, ये पेन जो है उस कागज़ के टुकड़े को अपनी साइड खींचता है। क्या करता है? अपनी साइड खींचता है। इसका सीधा अर्थ ये है कि ये जो अपनी साइड कागज़ के टुकड़े को खींच रहा है, इसका सीधा अर्थ ये है कि देखिए कागज़ का टुकड़ा जो होगा वो आपका अनावेशित होगा। अब हम लोग सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि कागज़ का टुकड़ा अनावेशित होने का अर्थ है उस पर कोई आवेश नहीं है। ऐसे मान लीजिए कि ये है एक कागज़ का टुकड़ा, ठीक है, और ये है अपनी पेन, इसे पेन मान लीजिए, ये है अपनी पेन। हमने क्या किया? इस पेन को आवेशित किया। अभी तक इन दोनों में कोई संबंध नहीं है। हमने जब पेन को अपने बालों से नहीं रगड़ा तो इनमें कोई संबंध नहीं हो रहा है, पास पास रखे हुए हैं, कोई क्रिया नहीं हो रही है। लेकिन हमने इस पेन को उठा के जब अपने बालों से रगड़ा, उसके बाद इस कागज़ के पास लाए तो इस कागज़ ने क्या किया? इस पेन की साइड आया और ये पेन जो है इस कागज़ की साइड जा रही है। लेकिन बहुत ही सूक्ष्म बल लगता है, इसलिए हम ये अनुभव नहीं कर पाते हैं कि पेन कागज़ की साइड जा रही है, लेकिन हम ये बेहतरीन तरीके से जान लेते हैं कि कागज़ पेन की साइड आ रहा है। अच्छा, जब जो चीज़ें अट्रैक्ट होती हैं तो इसका अर्थ है कि या तो एक छड़ धनावेशित होगी या तो पेन धनावेशित होगा, तो फिर कागज़ कैसा होगा? ऋणावेशित होगा। अब दिमाग में ये आ रहा होगा सर कागज़ अनावेशित है, तो अनावेशित होने का सीधा अर्थ ये होता है कि उस वस्तु में प्लस और माइनस दोनों की संख्या बराबर है। और जब दोनों की संख्या बराबर होगी तो आप बताइए
उनमें कोई कार्य नहीं होगा, क्योंकि प्लस में जितना पावर है उतना ही पावर माइनस में है, तो एक दूसरे का पावर कैसा समाप्त कर रहे होंगे, नेट बल क्या होगा, जीरो हो रहा होगा। लेकिन हुआ ये कि जैसे ही हमने इसे रगड़ा तो इस पर अभी समान आवेश थे, लेकिन रगड़ने के बाद इस पर चार्ज बढ़ गया। इस पर यदि माइनस बढ़ गया तो भी ये आवेशित हो गया, तो ये सक्रिय हो गया, क्योंकि जब तक प्लस और माइनस इक्वल थे तब तक ये इस पर जितना बल इधर खींच रहा था उतना ये इधर खींच रहा था, तो एक दूसरे की पावर को कैसा कर रहे होंगे, समाप्त कर रहे होंगे, या फिर पास आ रहे होंगे, कुछ भी करिए, एक दूसरे की पावर को समाप्त कर रहे होंगे। लेकिन जब आपने इसे अपने बालों से रगड़ा, आवेशित हो गया, यानी इसमें आवेश बढ़ गया। जैसे ही आवेश बढ़ा तो अब माइनस और प्लस की संख्या बराबर नहीं रही होगी, और जब माइनस और प्लस की संख्या बराबर नहीं रही तो इसका अर्थ है कि जो बढ़ा हुआ आवेश है वो अपनी क्रिया को क्या कर रहा है, शुरू कर रहा है। यानी अब जो बढ़ा हुआ प्लस आवेश है वो इसमें माइनस को क्या कर रहा है, अपनी साइड खींच रहा है, क्योंकि प्लस हमेशा माइनस को अपनी साइड खींचता है। ये बात यहाँ तक क्लियर हुई। चलिए अब हम देखते हैं अगले पॉइंट को। चीज़ों को बेहतरीन तरीके से समझते रहिए। अब हम देखते हैं अगले पॉइंट को। इसके लिए आप आवेश के वो लिख सकते हैं, एग्जाम्पल में लिख सकते हैं। आप मैं बोले दे रहा हूँ, यदि किसी आवेशित छड़ को कागज़ के टुकड़े के पास लाया जाता है तो कागज़ के टुकड़े उस छड़ की तरफ आकर्षित होने लगते हैं, जबकि यदि छड़ अनावेशित हो तो ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं होती है। ओके, वीडियो को रोकिए, बार बार देखिए और उसके बाद में फिर आप चीज़ों को समझिए। चलिए देखिए यहाँ पे आप पॉइंट को देखिए, मैं वैल्यू को लिख रहा हूँ। वैद्युत आवेश की अगर बात की जाए तो आपका जो वैद्युत आवेश होता है, तो इसके लिए कुछ नोटेड पॉइंट लिख लीजिए। नोटेड पॉइंट फर्स्ट ये होगा आपका, जो चीज़ नोटेड पॉइंट में लिखाई जाए आप उसे नोटेड पॉइंट में ज़रूर लिखिए, क्योंकि जो नोट में लिखाया जाता है वो कम से कम 10-20 बार आपको पूरी फिजिक्स में उपयोग किया जाएगा। इसलिए जो चीज़ नोटेड पॉइंट में है उसे नोट करते रहिएगा, चीज़ों को समझते रहिएगा। नोटेड पॉइंट ये है कि आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलाम। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है आपका, कूलाम। क्लियर है यहाँ तक की बात। कूलाम को कैसे सीधे प्रदर्शित करते हैं, मैं लिखे देता हूँ यहाँ पे, कूलाम। क्लियर है, डिनो करते हैं इसे सी से। मैंने जैसा कि आपको बताया, कूलाम ने आवेश के बारे में विस्तार से बताया, इसलिए आवेश का मात्रक क्या कर दिया, कूलाम। यहाँ पे कैपिटल सी होता है। कैपिटल सी इसलिए होता है क्योंकि उनका नाम कूलाम था, और किसी का नाम लिखते हैं तो उसका पहला अक्षर हमेशा कैपिटल होता है। दूसरा नोटेड पॉइंट यह है एक अदिश राशि है। अदिश राशि है, ठीक है। तीसरा पॉइंट ये है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, और आप इसे राइट डाउन कर लीजिए। आवेश जो होता है आपका, आवेश इज इक्वल टू धारा गुणा समय। आवेश इज इक्वल टू धारा गुणा समय। इस चीज़ को आप ऐसे लिख सकते हो, आवेश को डिनो करते हैं Q से, धारा को डिनो करते हैं I से, धारा मतलब इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। समय को डिनो करते हैं T से। यहाँ से आपका ये फॉर्मूला निकल के आया, Q इज इक्वल टू IT। अब समझने की बात ये है कि फॉर्मूले का उपयोग हम लोग न्यूमेरिकल्स में करेंगे। अब अगर यहाँ से आपको Q आवेश है, I क्या है आपकी धारा है, और T आपका क्या है, समय है। ये बात आप समझ गए होंगे। अब देखिए ध्यान से, अगर हमें कहीं Q की वैल्यू पूछी जाती है, आवेश पूछा जाता है और धारा और समय दिया रहा होगा, तब आप आसानी से ये फॉर्मूला लगा के निकाल लोगे। दूसरी कंडीशन ये आती है कि अगर आपको Q दिया हो और T दिया हो तो आप I निकाल सकते हो। कैसे, देखिए यहाँ पे Q इजिकल टू IT लिखा हुआ है। अगर हमें T निकालना है तो करना ये है, देखिए यहाँ पे ऐसे ही तो लिखा हुआ है I क्रॉस T इजिकल टू Q।
अगर हमें टी की वैल्यू निकालनी है तो आई को उधर भेजना पड़ेगा, आई इधर गुणा में है तो इधर आके आई में होगा माइनस में हो जाएगा। अतः हम आई टी इजिकल टू लिख सकते हैं क्यू अपॉन आई। यहाँ से आप क्या निकाल लोगे, समय निकाल लोगे। क्लियर बात है। अब डाउट ये हो सकता है सर समय का मात्रक क्या लिखेंगे, तो कुछ नहीं, समय का मात्रक आप सेकंड लिख देंगे। क्लियर बातें हैं यहाँ तक की, यहाँ तक की बात बिल्कुल फिक्स क्लियर हो गई होगी। अब आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अच्छा एक बात और रह जाती है, इसका विमीय सूत्र। तो इसका विमीय सूत्र देख लीजिए। विमीय सूत्र आपका होता है इसका, ये कक्षा 11 का टॉपिक है और आप बेहतर तरीके से इसे जानते होंगे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, विमीय सूत्र होगा आपका क्यू का, आई है धारा और धारा की विमा क्या होती है ए पावर 1, टी आपका समय है और समय टी पावर 1। ये हो गई आपकी धारा की विमा। ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एक एक नंबर के जो क्वेश्चन उठाए जाते हैं वो यहीं से उठाए जाते हैं। क्लियर बात है कि नहीं। चले मैं इसे अब साफ़ कर देता हूँ। देखिए आप एक नोटेड पॉइंट लगाइए, उसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इन्हें लिखिए। आवेश का जो एसआई मात्रक होता है वो आपने अभी लिखा कूलाम होता है। आवेश का जो सीजीएस मात्रक होता है वो स्टेट कूलाम होता है। अब कभी कभी हमें वैल्यू दी जाया करेगी स्टेट कूलाम में और उससे हमें चेंज करनी पड़ेगी कूलाम में। तो देखिए सीजीएस पद्धति में अगर एक नंबर में पूछा जा सकता है तो आप लिखेंगे सीजीएस पद्धति में कूलाम का मात्रक होता है स्टेट कूलाम। अब एक अगर आपको कूलाम को स्टेट कूलाम को कूलाम में परिवर्तित करना है या फिर कूलाम को स्टेट कूलाम में परिवर्तित करना है तो क्या करोगे, एक कूलाम इजिकल टू होता है 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम। यानी हम जब कूलाम को स्टेट कूलाम में परिवर्तित करेंगे तो कितने का मल्टीपल करेंगे, 3 × 10⁹ का मल्टीपल करेंगे। अब दूसरा पॉइंट आता है वैद्युत चुंबकीय मात्रक, इलेक्ट्रोमोटिव यूनिट। देखिए आप इस चीज़ से कतई कन्फ्यूज नहीं होइएगा कि कहीं पे वैद्युत लिखा होता है, कहीं पे विद्युत लिखा होता है। प्रत्येक किताब में आपको अलग अलग लिखा मिलेगा। तो आपको आंसर जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो पेपर में वैद्युत लिख के देगा और जब वो जिस प्रकार पेपर में लिख के देता है वही आपको अपने आंसर में लिख के आना है उसी प्रकार से। ठीक है, ये कन्फ्यूजन आपका दूर हो जाना चाहिए। यहाँ तक की बातें अगर क्लियर हुई हैं तो थोड़ा सा और नोटेड पॉइंट लिख दीजिए। नोटेड पॉइंट ये है कि 1 माइक्रो कूलाम, इसे बोला जाता है 1 माइक्रो कूलाम। 1 माइक्रो कूलाम को यदि कूलाम में परिवर्तित करना हो तो 10⁻⁻6 का क्या करते हैं, गुणा करते हैं तो इकाई में परिवर्तित हो जाता है, कूलाम में परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रकार मिली कूलाम की यदि बात की जाए, 1 मिली कूलाम को यदि कूलाम में परिवर्तित करना हो तो 10⁻³ का गुणा करते हैं। ठीक है, यहीं पे 1 पिको कूलाम को अगर कूलाम में चेंज करना पड़ जाए तो कितने का, 10⁻12 का क्या करते हैं, मल्टीपल करते हैं। क्लियर बात हुई। यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी बच्चे बहुत जल्दी। उसके बाद हम देखते हैं कि एक एग्जाम्पल को। ठीक है, चलिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए अब एग्जाम्पल एक क्वेश्चन को करके देखते हैं और चीज़ों को समझते हैं। चलिए हम क्वेश्चन को यहाँ लिखते हैं। यदि किसी तार से धारा का मान ज्ञात करें। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, यदि किसी तार से 6 कूलाम आवेश, यदि किसी तार से 6 कूलाम आवेश 3 सेकंड के लिए प्रवाहित किया जाता है, प्रवाहित होता है, तो धारा का मान ज्ञात कीजिए। धारा का मान ज्ञात करने से अर्थ है आपको आई बराबर पूछा गया है। अच्छा क्या दिया गया है, 6 कूलाम आवेश यानी क्यू का मान कितना दिया है, 6 कूलाम आवेश 3 सेकंड के लिए प्रवाहित किया जाता है। समय यानी टाइम दिया है 3 सेकंड। तो देखिए न्यूमेरिकल को करने का तरीका सबसे पहले आपका क्या होगा,
आप यहाँ डालेंगे सॉल्व, ठीक है। अब लिखेंगे गिवन दैट, आपको दिया क्या गया है। अगर आप सीबीएसई से तो गिवन दैट, हिंदी से है तो दिया है, ऐसे लिख सकते हैं, दिया है। क्या क्या दिया गया है तो आप देख पा रहे होंगे, आपको Q की वैल्यू दी गई है, Q = 6 कूलम, क्लियर है। T = दिया गया है आपको 3 सेकेंड, ये भी बात क्लियर है। पूछा क्या गया, I बराबर, तो I बराबर आपको क्या है, निकालना है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ I = ज्ञात करना है। फॉर्मूला आप जानते हो, अब आप लिखोगे हम जानते हैं। क्या लिखोगे, हम जानते हैं, हम जानते हैं। क्या जानते हो आप जानते हो Q = IT। अब Q = IT को आप लिख सकते हो ना, I की वैल्यू निकालनी है तो I = लिखोगे तो यहाँ पे Q/T हो जाएगा। मैंने ये आपको पिछली बार अभी बताया है जस्ट। अब I की वैल्यू निकालनी है तो Q की वैल्यू रखिए। Q की वैल्यू कितनी दी गई आपको, 6 कूलम। समय कितना दिया गया, 3 सेकेंड। तो 3 दूनी 6, आंसर आता है आपका 2। और धारा का जो मात्रक होता है वो होता है एम्पियर, तो आप लिखेंगे 2 एम्पियर या फिर बना देंगे A। ये आपका हो जाता है आंसर। मात्रक जरूर लिख के आना है, अगर आप मात्रक नहीं लिखते हो तो आपके नंबर काट दिए जाते हैं। यहाँ तक की बात आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अब हम सीख आवेशन, देखिए ध्यान से। अब आप सेकंड टॉपिक जो ले रहे हैं, यहाँ पे है आपका आवेशन की विधियाँ, यानी पदार्थों को किस किस तरीके से आवेशित किया जा सकता है। तो पहली विधि है आपकी आवेशन की, घर्षण द्वारा आवेशन। पदार्थ को घर्षण द्वारा आवेशित किया जा सकता है, चालन द्वारा आवेशन, और नंबर 3 पॉइंट प्रेरण द्वारा आवेशन। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं ये घर्षण द्वारा आवेशन कैसे किया जाता है। घर्षण द्वारा आवेशन कैसे किया जाता है, इस चीज़ों को हम नंबर बाई नंबर देखते हैं, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट होगा हमारा घर्षण द्वारा आवेशन। घर्षण द्वारा आवेशन की कंडीशन ऐसी होती है कि आवेशन की इस विधि में, आप राइट डाउन करिए, मैं बोल रहा हूँ, आवेशन की इस विधि में दो पदार्थों को आपस में रगड़कर दूर कर लेते हैं। आवेशन की इस विधि में दो पदार्थों को आपस में रगड़कर दूर कर लेते हैं तो वह दोनों पदार्थ आवेशित हो जाते हैं। यानी एक पदार्थ धनावेशित और एक पदार्थ ऋणावेशित हो जाता है। उसके बावजूद वो दोनों पदार्थ एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। और यही क्या कहलाता है, यही विधि क्या कहलाती है, घर्षण द्वारा आवेशन कहलाती है। क्लियर बात है। अब बात मेन पॉइंट ये है, इस चीज़ को आप ऐसे समझिए, जैसे हमने कोई एक वस्तु ये ली, आप कोई भी वस्तु ले सकते हैं, और हमने ये वस्तु ली, दोनों अलग अलग हैं, इन पे कोई प्रभाव नहीं है, सुरक्षित रखी हुई हैं। लेकिन हमने किया क्या कि इन दोनों वस्तुओं को पास लाए और क्या किया, घर्षण किया। जैसे ही हमने इन्हें घिसा तो परिणाम स्वरूप हुआ ये कि ये दोनों आवेशित हो गई। इन पे प्लस माइनस आवेश जो है वो कैसा हो गया, सक्रिय हो गया। अब मेन पॉइंट समझने का ये है कि आवेश इन पे हो कैसे गया। जितना आवेश इस पे था उतना आवेश इस पे, फिर ये दोनों पे रगड़ने से प्रभाव क्या हो गया, समझिए ध्यान से। ये अनावेशित है, ये भी अनावेशित है। इसका अर्थ ये है कि इन दोनों में आवेश तो है, लेकिन कैसा है, प्लस माइनस की संख्या बराबर है, प्लस माइनस की संख्या बराबर है, इसलिए ये कोई कार्य नहीं कर पा रही हैं। लेकिन जैसे ही हमने इन्हें रगड़ा तो परिणाम ये निकला कि यहाँ से कुछ प्लस निकल कर कहाँ आ गए, यहाँ पे, और यहाँ से कुछ प्लस निकल कर यहाँ आ गई। लेकिन ये बात क्लियर नहीं है कि यहाँ से कितने प्लस निकल कर इधर आए और कितना माइनस इधर चला गया। सीधी बात यह है, चीज़ों को ऐसे समझिए कि इनका बैलेंस गड़बड़ हो गया। हमने इन्हें
रगड़ा और तुरंत अलग कर दिया। जब तक कि इनके आवेश जो हैं एक दूसरे में बराबर वितरित हो पाते, उससे पहले हमने इन्हें क्या कर दिया, अलग कर दिया। तो अब परिणाम स्वरूप हुआ ये कि इस पे प्लस की संख्या अधिक हो गई होगी और इस पे माइनस की संख्या अधिक हो गई होगी। तो जिस पे माइनस की संख्या अधिक हो जाती है वो आपका हो जाता है ऋणावेशित, और जिस पर मतलब एक आपका ऋणावेशित हो गया होगा और एक आपका धनावेशित हो गया होगा। और जब धनावेशित हो गया उसके बाद इन्हें हमने पुनः अलग अलग कर दिया। जब इन्हें पुनः अलग अलग कर दिया तो एक दूसरे पर बल लगा रहे हैं। अच्छा, अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर इसमें से ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा ऋणावेशित हुआ कौन सा धनावेशित हुआ। तो आप अगर बुक में देख रहे होंगे तो आप निर्धारित कर पा रहे होंगे, आपको टेबल दिया गया होगा और उस टेबल में लिखा होगा कि ये पदार्थ धनावेशित हो रहा है, ये ऋणावेशित हो रहा है। होता यह है, ये पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है कि कौन से पदार्थ को धनावेशित होना है और कौन से पदार्थ को ऋणावेशित होना है। ये आप नोटेड पॉइंट में लिख सकते हैं। किस पदार्थ पर धनात्मक आवेश तथा किस पदार्थ पर ऋणात्मक प्रकृति का आवेश उत्पन्न होगा, यह पदार्थ के गुणधर्म पर निर्भर करता है। क्लियर बात है। देखिए, आइए कुछ चीज़ों को हम एग्जाम्पल को लिखे देते हैं यहाँ पे, जिनको आप समझ पाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल लिखे देते हैं यहाँ पे ऋणावेशित। ठीक है, देखिए होता यह है, एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, कांच की छड़ को रेशम के टुकड़े से रगड़ने पर। कांच की छड़ को जब रेशम से रगड़ोगे, रेशम से रगड़ने का अर्थ है रेशम का कपड़ा वगैरह होगा उससे रगड़ोगे, तो होता यह है ये जो कांच की छड़ है ये आपकी धनावेशित हो जाती है और रेशम का जो कपड़ा होता है वो कैसा हो जाता है, ऋणावेशित हो जाता है। किसको धनावेशित होना है, किसको ऋणावेशित होना है, ये पदार्थ के गुणधर्म पर निर्भर करता है। चलिए, यहाँ तक की बात बिल्कुल बेहतर क्लियर हुई होगी। अब हम अगला पॉइंट देखते हैं, चालन द्वारा आवेशन। अब हम अगला पॉइंट देखेंगे, चालन द्वारा आवेश को आवेशित किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है आवेशन। देखिए, आप सेकंड पार्ट पढ़ रहे हो, फर्स्ट आपने पढ़ा घर्षण द्वारा आवेशन और सेकंड आप देख रहे हो चालन द्वारा आवेशन। चालन द्वारा आवेशन का अर्थ होता है पदार्थ में आवेश जो है वो चलकर जाएगा। देखिए कैसे, फ्लो होकर जाएगा। तो इस चीज़ को आप ऐसे समझिए, आपने लिखा आवेशन की इस विधि में किसी एक आवेशित वस्तु से स्पर्श कराकर एक अनावेशित वस्तु को आवेशित किया जाता है। मतलब एक वस्तु है, सब ऐसे समझिए जैसे आपके पास ये एक वस्तु है। क्लियर बात है। दूसरी वस्तु आपके पास ये है, ये वाली जो वस्तु है ये आवेशित है, इस पर आपका प्लस आवेश मौजूद है। यहाँ पे इस पे आपका ये वाली जो वस्तु है इस पे आपका आवेश है, यानी ये वस्तु आवेशित है। अब है ये वस्तु है अनावेशित, तो इस वस्तु से टच कराकर इस वस्तु को संपर्क में लाकर क्या करना है, आवेशित करना है। तो देखिए कैसे आवेशित करना है इसे। यहाँ से हमने एक वायर लिया, एक तार लिया और उस तार से इन दोनों को क्या कर दिया, रिलेट कर दिया, इन दोनों को तार से जोड़ दिया। अब होता ये है कि ये आवेश का चालन इस प्रकार होगा कि देखिए यहाँ पे प्लस अधिक है, यही कारण है कि ये आवेशित है, और ये अनावेशित इसलिए है क्योंकि यहाँ प्लस और माइनस दोनों बराबर हैं। यहाँ पे प्लस की संख्या अधिक है इसलिए आवेशित हो जाता है, यहाँ पे प्लस और माइनस बराबर नहीं है, लेकिन यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों बराबर हैं इसलिए कैसा है, अनावेशित है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन ये आएगा कि सर यहाँ से आवेश चलेगा और यहाँ तक जाएगा, तो ऐसी प्रक्रिया कब तक होती जाएगी। तो सीधी बात यह है कि इसमें जितना प्लस कम है यहाँ से उतना ही प्लस इधर जाएगा, और दोनों पे जब बिल्कुल प्लस और माइनस बराबर हो जाएगा तब जाके ये चालन की प्रक्रिया कैसी हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो आइए देखिए, बड़ी गौर से समझते हैं बात को। ये है आपका चालक तार, लिख लीजिए चालक तार। ठीक है,
यहाँ से आपका आवेश फ्लो हो रहा है, क्लियर है। यहाँ पे आपका प्लस आवेश है और यहाँ पे कोई आवेश नहीं है। यहाँ पे आप लिख देते हैं हम, ये है आपका अनावेशित, ठीक है। अनावेशित हुआ ये आपका। अब आप ये देखिए कि यहाँ से यहाँ तक कब तक आवेश जाएगा, जब तक ये दोनों, इस पे जितना प्लस ज़्यादा है, सपोज करिए मैं एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूँ चीज़ों को, इससे आप ज़्यादा माथापच्ची नहीं करेंगे। ऐसे समझिए कि इस पे जैसे प्लस जो ज़्यादा है, सपोज करिए इस पे प्लस और माइनस, ये बात क्लियर है। तो यहाँ पे सपोज करिए अगर प्लस की संख्या 20 है और माइनस की संख्या आपकी कितनी है, माइनस की संख्या मैं यहाँ पे मान लेता हूँ आपकी माइनस की संख्या है 21, क्लियर बात है। अब आप ये देखिए प्लस और माइनस दोनों इक्वल होते, लेकिन इक्वल क्यों नहीं है, ऐसे नहीं समझ पाते हो तो आप ऐसे समझ लीजिए, यहाँ पे प्लस की संख्या 15 कर दी, माइनस कर दिया 21, क्लियर है। या फिर प्लस को कर दिया 21 तो माइनस कर दिया 15। अब आप ये देख रहे हो कि इनमें ये आवेशित इसलिए है क्योंकि यहाँ प्लस और माइनस इक्वल नहीं है। अगर इक्वल होते तो इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं 6 + 15 और इधर कितना है आपका 15 है ही माइनस। तो अब ये वाली जो कंडीशन अगर होती तो ये भी अनावेशित होता, लेकिन इसमें 6 प्लस ज़्यादा है इसलिए कैसा है, ये आवेशित है। अब इसमें से इसमें तब तक होती जाएगी, तब तक फ्लो होगा जब तक कि ये वाला जो 6 है इस पे ज़्यादा है, ये 3 इधर रह जाएगा और 3 इधर पहुंच जाएगा। जैसे ही ये कंडीशन बनेगी वैसे ही इन दोनों पे आवेश बराबर हो जाएगा और ये आवेश के चालन की प्रक्रिया कैसी हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। यहाँ तक की बातें क्लियर हुई होंगी। अब आइए कुछ नोटेड पॉइंट हैं उन्हें नोट करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए बड़ी गौर से नोटेड पॉइंट को, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जब गोले एक समान हैं, देखिए सुनिए, यहाँ नोटेड पॉइंट ये है कि आवेश आवेशित वस्तु से अनावेशित वस्तु में स्थानांतरित होगा, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है कि ये जो आवेशित गोला था उससे आवेश किस में जाता था, अनावेशित में, जो गोला आवेशित नहीं है उसमें। दूसरा पॉइंट है जब गोले एक समान हैं, गोले की त्रिज्याएं, गोले का मतलब गोले का पूरा मतलब गोले बिल्कुल एक समान है, सीधी बात ये मान लीजिए उनमें कोई परिवर्तन नहीं है। सपोज करिए ये गोला है आपका, ठीक है, इस पर Q1 आवेश मान लीजिए, दूसरा गोला है आपका इस पर Q2। जब गोले बिल्कुल, देखिए इस चीज़ को इसलिए नोटेड करा रहा हूँ क्योंकि इसका उपयोग आप जब न्यूमेरिकल करेंगे तो उनमें होगा, ठीक है, इसलिए आप इस चीज़ को बेहतर समझिए। यहाँ पे इन दोनों को हमने क्या किया, जॉइंट किया। समझ लीजिए होता ये है कि ये दोनों गोले जब बिल्कुल समान हैं, ये प्लस आवेशित, ये भी प्लस, और इन पे जो इस पर माइनस चार्ज समझ करिए 4 है और इस पर प्लस का 2 चार्ज है, समझिए। तो ये दोनों गोले, याद रखिए, जब गोलों की आकृति बिल्कुल कैसी समान हो, गोलों की प्रकृति कैसी हो, बिल्कुल समान हो, तब की बात बता रहा हूँ। तो यहाँ की कंडीशन ये होगी कि ये दोनों गोले अपने आवेशों को जोड़ेंगे और जो जोड़ने के बाद उसे आधा करके आपस में बांट लेंगे। जब ये प्रक्रिया यहाँ से आवेश यहाँ जाएगा तो होगा ये इन दोनों में कि ये दोनों अपने आवेशों को जोड़ लेंगे और आधा आधा बांट लेंगे। कैसे, समझिए। जैसे यहाँ पे -4 है और यहाँ पे प्लस का 2 है, इन्हें जब आप इन्हें दोनों को जोड़ेंगे और आधा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, 4 में से 2 गया, माइनस का 2 बच रहा होगा और यहाँ बचेगा आपका 2, तो कितना आएगा, माइनस का 1। यहाँ पे आ रहा होगा 1 कूलम। सपोज चले यहाँ पे प्लस कर देते हैं, यहाँ माइनस कर देते हैं, आप बेहतर समझ पाएंगे। तो ये आ रहा होगा यहाँ पे माइनस का 2, तो यहाँ आ रहा होगा आपका प्लस का 2, यहाँ आ रहा होगा 1 कूलम। यानी 1 कूलम आवेश इस पर होगा और 1 कूलम आवेश इस पर होगा जब इन दोनों को संपर्क में लाया जाएगा तब। इस चीज़ को आप ऐसे नहीं समझ पाते हो तो ऐसे समझ लीजिए फॉर्मूले के रूप में कि यहाँ पे मान लीजिए आप ये आवेश है, ये दोनों हैं, इस पे Q1 आवेश है, इस पे Q2 आवेश है, इन्हें संपर्क में लाया जाएगा तो ये दोनों क्या करेंगे, Q1 + Q2 जुड़ेंगे और आधे होके बट जाएंगे। क्लियर बात है। तो इस पर कितना आवेश रह जाएगा, Q1 + Q2/2, और इस पर भी कितना आवेश रह जाएगा, Q1 + Q2/2।
2। यानी यहाँ पे जैसे 1 कूलम आया तो 1 कूलम आवेश इस पे और 1 कूलम आवेश इस पे। ये प्रोसेस है, ये नोटेड पॉइंट है, आपको ये कभी भूलना नहीं है, ठीक है। आइए अब हम तीसरी विधि देखते हैं, घर्षण कहा जाता है। क्लियर बात है। देखिए यहाँ पे लिखा गया है, यदि किसी, आप तीसरा पॉइंट देख रहे हैं, प्रेरण द्वारा आवेशन। यहाँ पे देखिए, यदि किसी आवेश वस्तु को किसी अनावेशित वस्तु के समीप लाएं तो अनावेशित वस्तु की पास वाली सतह पर विपरीत आवेश तथा दूर वाली सतह पर समान आवेश उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को स्थिर वैद्युत प्रेरण भी कहा जाता है। एक बार फिर सुनिए, होता यह है कि यदि किसी अनावेशित वस्तु के पास हम किसी आवेशित वस्तु को लेकर आते हैं तो वो जो अनावेशित वस्तु है उस पर जो मतलब पास वाली वस्तु, जो आवेशित वस्तु के जो पास वाली वस्तु है उस पर विपरीत आवेश तथा दूर वाली सतह पर समान आवेश उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं? प्रेरण द्वारा आवेशन या फिर स्थिर वैद्युत प्रेरण भी कहा जाता है। देखिए समझिए, स्पष्ट करिए चीज़ों को। यहाँ पे सपोज करिए एक वस्तु है आपके पास अनावेशित। अनावेशित होने का अर्थ क्या है कि इसमें प्लस और माइनस दोनों आवेश बराबर हैं, इसलिए अनावेशित है। अब हुआ ये कि हम इस अनावेशित वस्तु के पास एक आवेशित वस्तु को लेकर आए, ये आवेशित वस्तु है, और सपोज करिए इस आवेशित वस्तु पे जो आवेश है वो कौन सा आवेश है? प्लस आवेश है। मैंने मान लिया ये कैसा है? धनावेशित वस्तु है। अब समझिए, जब ये वस्तु धनावेशित है तो आपने क्या लिखा हुआ है ऊपर? आपने ऊपर लिखा हुआ है, मैं एक मिनट इसे डिनो कर देता हूँ। ये वस्तु है आपकी अनावेशित। अनावेशित वस्तु है आपकी। इस वस्तु को आवेशित देखिए क्या, इस वस्तु पे क्या होता है, हम प्लस को जैसे ही लेकर आए तो प्लस का कार्य क्या होता है? माइनस को अपनी साइड खींचना, और प्लस का कार्य क्या होता है? प्लस को अपने से दूर करना। मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि प्लस क्यू और प्लस क्यू आपस में क्या करते हैं? एक दूसरे को अलग करते हैं, जबकि प्लस क्यू और माइनस क्यू क्या करते हैं? एक दूसरे को अपनी साइड अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे अनावेशित होने का अर्थ है इसमें प्लस चार्ज भी है और माइनस चार्ज भी है, लेकिन दोनों बराबर हैं। ये मैंने आपको पहले बता रखा है। अब इसका परिणाम ये होता है, यहाँ पे हुआ ये, जैसे ही हमने इस छड़ को इसके समीप किया वैसे ही इस पे जो आपका प्लस आवेश है, ये देखिए ये छड़ है प्लस आवेशित, तो प्लस क्या करता है? माइनस को अपनी साइड खींचता है। तो इस प्लस ने क्या किया? माइनस को अपनी साइड खींचा। तो यहाँ पे एक साइड जो पास वाली सतह है इस वस्तु के, उसने क्या किया? माइनस इधर उत्पन्न हो गया। यानी आपने लिखा है पास वाली सतह पर विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है। यदि छड़ आप प्लस लोगे तो इस वाली सतह पर माइनस उत्पन्न हो जाएगा विपरीत, और यदि यहाँ पे आप प्लस छड़ लेकर आते तो इस पर क्या उत्पन्न हो जाता? अगर आप यहाँ पे माइनस छड़ लेकर आते तो यहाँ क्या उत्पन्न हो जाता? प्लस उत्पन्न हो जाता, क्योंकि वो माइनस क्या करता? प्लस को अपनी साइड खींचता। अब बात यह है कि प्लस जो है वो माइनस को अपनी साइड खींचता है और प्लस प्लस को दूर करता है। तो प्लस ने जब प्लस को दूर किया होगा तो प्लस एक साइड आ गया होगा। इसी चीज़ को आपने लिखा है कि समीप क्या आ जाता है? विपरीत आवेश, तथा दूर पर समान आवेश उत्पन्न हो जाता है। दूर वाली सतह पर समान आवेश उत्पन्न हो जाता है। यही विधि क्या कहलाती है? आपकी प्रेरण द्वारा आवेशन कहलाती है। अब इस चीज़ से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे, और यहाँ तक की बात आपको क्लियर समझ में आ गई होगी। यहाँ तक आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करिए, वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी प्रकार की वीडियो को अगर आप डेली चाहते हैं तो पूरा फिजिक्स का सॉल्यूशन आपका इसी चैनल पे होने वाला है। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि प्रत्येक नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और कमेंट्स में बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। ओके, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।